हर गाड़ी का अलग अलग उठा होता है। एसोसिएशन के चुनाव में आप किस पद के प्रत्याशी हैं? किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मेंबर के लिए। मेंबर के लिए आप वकील साहब जो है कि ये मेरा क्रमांक 276 है। अच्छा, आपका क्रमांक 276। आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के सदस्य बन जाने के बाद आप उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए आप उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए हमसे जो भी बनेगा उसको मैं करूंगा, उससे पीछे नहीं हटूंगा। अधिवक्ताओं की जो स्थिति इस समय है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। दयनीय इसलिए कि बार काउंसिल में लोग जीत के चले जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद वो फिर क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते हैं। अधिवक्ता परेशान है, उनका हाल चाल लेना उनको मुनासिब नहीं समझे, और उसके बाद उन्होंने बिना प्रदेश के लोगों से समझे, अधिवक्ताओं से समझे, उन्होंने हलफनामा इस बात का दिया कि ना हम हड़ताल करेंगे, ना कंडोलेंस करेंगे। अधिवक्ताओं के ऊपर कोई अगर आफत विपत आ जाएगी तो कैसे अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इन्होंने इसका भी कोई निराकरण नहीं किया कि ठीक है हम हड़ताल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसका क्या आधार रहेगा। अगर कोई हमारे ऊपर इस तरह की परिस्थिति खड़ा होगी तो हम कौन सा बटन दबाएंगे जिससे कि हमारा विरोध शासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तुरंत एक्शन में वो प्लान बने जिससे अधिवक्ताओं को राहत प्रदान हो सके। मौजूदा समय में जो है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा के लिए जो है कि काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, और यूँ कह लीजिए कि आज के समय में अधिवक्ता खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी असामाजिक तत्वों द्वारा उनको फ़ोन द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं, तो कभी जो है कि वो गोली के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हमारे ऊपर जब ये लोगों ने हड़ताल हटाया और ये देखने में भी आया कि अधिवक्ताओं के ऊपर गोली मारा गया, यहाँ अधिवक्ता मार दिए गए, वहाँ कई जगहों की घटनाएं हैं, एक नहीं अनेक हैं। लेकिन बार काउंसिल के जो भी मेंबरान हैं, शासन और प्रशासन स्तर पर कोई बड़ी लड़ाई लड़के उस अधिवक्ता के खिलाफ, जिसने अधिवक्ता के पक्ष में जिसने गोली मारा उसका इन्होंने सजा कराया हो, उसको गोली मारा गया हो, काउंटर किया गया हो। अगर पुलिस के लोगों को गोली मारा जाता है तो दूसरे चौराहे पर वो खोज के गिरा दिए जाते हैं। और जब तक कोई सुरक्षा के लिए यूपी प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनेगा तब तक अधिवक्ता सुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। अधिवक्ताओं के पास न कोई मेडिकल क्लेम है, न उनके पास कोई आयुष्मान कार्ड है, कोई मेडिकल की सुविधा है, और न इनके पास कोई पेंशन की योजना है जो वृद्ध अधिवक्ता हैं, न नए लड़कों के लिए इनके पास कोई स्टाइपेंड की व्यवस्था है। तो ये लड़ाई चैलेंजिंग लड़ाई है जिसको मैं लड़ रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने मुझको वहाँ तक पहुँचाया आप लोगों अधिवक्ताओं की मदद से, तो मैं ये फाड़ के रख दूंगा, ये करके रख दूंगा कि नहीं इसको लागू होना ही लागू होना, हमको चाहे जिस स्तर पर जाना पड़ेगा मैं उस स्तर तक जाऊंगा। ये आप समझ लें, हमको यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग कैसे अपनी इज्जत ढक के रह रहे हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। हमारे ऊपर इतने हमला हो रहे हैं चारों तरफ से, अगर हम लोग कहीं पहुंच जाएं किसी मैटर में, किसी थाने पर किसी अधिवक्ता को बैठा लिया गया है, तो देखेंगे तो दरोगा लोग अगर 100 की संख्या 50 की संख्या में पहुंच गए तो उनको बड़ा बुरा लगता है। मतलब हम ही लोग सबसे बुरे हैं समाज में, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारी सुरक्षा
सुनिश्चित कराया जाए, हमारा सम्मान सुरक्षित कराया जाए। हमारे आगे आने वाली व्यवस्थाओं में हमारे पास न मेडिकल क्लेम की कोई सुविधा है, न हम लोग के बैठने की कोई व्यवस्था है। जहाँ पहले थे वैसे भी लोग आज वही बड़े, न उनके लिए कोई बढ़िया लाइब्रेरी की तरफ से व्यवस्था है। हम लोग जैसे तैसे काम चला रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अब तक इन लोगों ने जो किया है उसको बतावें, अधूरे कार्य को पूरे करने के लिए हमको फिर मौका दीजिए। अधूरा क्या है, पूरा क्या होगा, इसको आप एक्सप्लेन करें और लोग बतावें मेंबरान लोग। हम तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का, अपने अधिवक्ता भाइयों का प्यार मिला तो इतिहास कायम करके ही रहे। क्या बात है वकील साहब, चलिए आपने हमारे न्यूज़ चैनल से अपनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से और हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से। और आप भारी से भारी मतों से जीते, यही हमारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कर्मठ और जुझारू अधिवक्ता शिव पूजन सिंह गौतम। आपको बता दें कि इससे पहले आप सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित भी कर चुके हैं और अब इस चुनाव में उत्तर प्रदेश आप बार काउंसिलिंग के सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, न्यायालय, वाराणसी। वकील साहब, आप ये बताइए कि इस बार के सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भैया, जिस पद का जो प्रत्याशी होता है चुनाव तो उसी नजरिए से देखता है। मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं? जी जी। तो मेरा नाम सूर्यभान तिवारी है। मैं सेंट्रल बार महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। तो मेरा नजरिया तो वही है कि मैं महामंत्री बनूं और उसी नजरिया से मैं देख रहा हूँ। अब रहा सवाल मतदाताओं का, तो मतदाता हमको किस नजरिए से देखते हैं ये तो उनका अपना नजरिया है, लेकिन मेरे नजरिए से सभी लोग हम ही को ये पसंद कर रहे हैं, ये मेरा नजरिया है। तो सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री बनने के बाद मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं जी, तो आप सेंट्रल बार के लिए आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पर मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर इसी बात को दोहरा दे रहा हूँ कि महामंत्री बनने के लिए मेरा जो अपना मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के हित के लिए है। मैं अपने उन सभी अधिवक्ता भाइयों को उनके हर सुख सुविधा का ध्यान रखूंगा, जो हमसे संभव हो सकेगा। बार में जो उपलब्धियां होंगी, बार के कमेटी का जो दिशा निर्देश होगा और हम कमेटी के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं, सब मिल करके हम पूरा प्रयास करेंगे एज ए महामंत्री कि सभी पदाधिकारी अधिवक्ताओं के हित के लिए ही कार्य करें। अहित का कोई कार्य अगर हम लोगों के बीच आ जाता है तो उसको हम लोग इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा वकील साहब, जब मैं आ रहा था कैंट की तरफ से तो देखा कि नगर निगम का शेल्टर होम मतलब आश्रय विश्राम स्थल बना हुआ है और उसमें जो है कि एक 4th ग्रेड का कर्मचारी, कहने का मतलब स्वीपर तबके का व्यक्ति हीटर लगा के बाकायदा चेयर में बैठा है और आगंतुकों का नाम नोट कर रहा है। तो ऐसे में हम आप देख रहे हैं आपके इस चैम्बर में अलाव की भी व्यवस्था नहीं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ये अधिवक्ता गण ठंड में, गर्मी में, बरसात में ऐसे टिन शेड के नीचे रहते हैं और बरसात में तो हम समझते हैं कि यहाँ जल जमाव भी हो जाता होगा, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि मानव शरीर जिस परिस्थिति में रहती है उस परिस्थिति में ढल जाती है। अब छोड़ दीजिए, कर्मचारी, अधिकारी, सरकार ये सारे मौज मस्ती में हमेशा रहते हैं, इसलिए इनको वेतन मिलता है। अधिवक्ता को कभी वेतन नहीं मिलता, अधिवक्ता अपने परिश्रम से ही कमाता है। सरकार हमेशा अधिवक्ता को इग्नोर करती है, जबकि अधिवक्ता न्याय का
अधिकारी होता है और न्याय दिलाने के लिए सर्वोपरि अपना दिमाग लगा कर उसको काम करता है। अब अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो इसमें हमारी सरकार का सबसे बड़ा दोष ये है कि वो हमको इग्नोर कर रही है। वो हमको अछूता मान करके चल रहे हैं कि ये तो कहीं नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है, ये हमारा काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि अधिवक्ता जिस दिन चाह देगा सरकार उलट का पलट हो जाएगी। अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है जो कानून में रहते हुए कानून का प्रचार प्रसार करता है और न्यायिक कार्यों में अपना सर्वभागिता निभाता है। कर्मचारी, जैसे आपने कहा, नगर निगम का विश्राम आश्रम में बैठा हुआ कर्मचारी हीटर जला करके कुर्सी बैठा है और आगंतुक का नोट कर रहा है, ये उनकी मजबूरियां हैं। क्योंकि अधिकारी कहीं किसी ऐसे कार्य में लिप्त होंगे जो कार्य वो बता नहीं सकते, तो उन्होंने अरे गहरे किसी को बैठाना है, ये तो उन्होंने स्वीपर को उठा के बैठा दिया, अब उसको सर्वोपरि बना दिया। अब ये सोच लीजिए सरकार की कितनी बड़ी सोच है कि अपने छोटे से छोटे कर्मचारी को इतनी सुविधा देने का प्रयास करते हैं और एक डबल ग्रेजुएट बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध व्यक्ति को टीन सेट में बैठने के लिए मजबूर करते हैं। हम टीन सेट में बैठते हैं, गर्मी धूप में गर्मी सहते हैं और जाड़े में ठंडक सहते हैं, बरसात में पानी झेलते हैं, इसके बाद भी जनता की सेवा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। तो अधिवक्ता समाज का सबसे उत्तम व्यक्ति कहलाता है जो कि न्यायिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह से दूसरे के लिए कार्य करता है और उसका अपना कुछ नहीं होता है। यह व्यक्तित्व इसका सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए बना है। अधिवक्ता वास्तव में अगर कहा जाए तो पढ़ा लिखा वह व्यक्ति है जो कि भगवान के बाद अगर जनहित का कोई कार्य करता है समाज में तो वो अधिवक्ता करता है। चलिए, अधिवक्ता हमेशा इसीलिए सर्वोपरि है, लेकिन सरकार की निगाह में नहीं, जनता की निगाह में। जब जनता को पुलिस प्रताड़ित करती है और वो सताया हुआ होता है तो वह सबसे पहले भाग करके अधिवक्ता के पास आता है, न्यायालय में आता है और अधिवक्ता उसको अपना भाई समझ करके, अपना मित्र समझ करके अपनाता है, चाहे उसके पास कुछ हो या न हो, लेकिन उसको न्याय दिलाने का काम करता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, चाहे आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन न्याय पाने का सबको अधिकार है और वो अधिकार अधिवक्ता दिलाने का कार्य करता है, इसलिए हम अधिवक्ता को सर्वोपरि मानते हैं। चलिए वकील साहब, आपने हमारे न्यूज़ चैनल से अपनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ ही आपको हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भारी से भारी मतों से जीते महामंत्री पद का चुनाव सेंट्रल बार एसोसिएशन से। धन्यवाद।